शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित। तो किस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम सबसे पहले देखेंगे। संविधान में क्या क्या उल्लेख किया गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। आर्टिकल 63 में बताया गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 के मुताबिक उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो राज्यसभा है उसकी जब बैठक होगी तो उसका अध्यक्ष कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। आर्टिकल 65 के अनुसार राष्ट्रपति की यदि डेथ हो गई है, उसने इस्तीफा दे दिया है या फिर उसको हटा दिया गया है, इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहता है जब तक कि नया प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो जाता है। इसलिए उपराष्ट्रपति का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चुनाव कब कराए जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा यदि हो जाता है तो 60 दिन के भीतर ही हमको इलेक्शन करवाना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करता है। ये निर्वाचन अधिकारी किसी एक सदन का सेक्रेटरी जनरल होता है। निर्वाचन अधिकारी चुनाव को लेकर पब्लिक नोट जारी करेगा और उम्मीदवारों से नामांकन मंगवाएगा। वोट कौन डाल सकते हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है। दोनों पदों का चुनाव इनडायरेक्ट रूप से होता है, मतलब जनता नहीं चुनती है, जनता ने अपने जिन लीडरों को वोट दिया है और उनको भेजा है संसद, वो लोग इसका चयन करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ सांसद ही वोट डालते हैं और वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक लोग भी मतदान डालते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य का वोट नहीं डाला जाता है। ठीक है, अब इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी? उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसद बतौर प्रस्तावक और 20 सांसद बतौर समर्थक दिखाना पड़ेगा कि लो 20 सांसद ने मुझे प्रस्तावित किया है और 20 सांसद मेरा समर्थन कर रहे हैं। अब जो उम्मीदवार संसद है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, जैसे कि जगदीप धनखड़ के मामले में है, ना वो लोकसभा के सदस्य हैं ना वो राज्यसभा के सदस्य हैं। वो कहाँ के? वो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। अगर कोई सांसद चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे संसद की सदस्यता फिर छोड़नी पड़ती है। अब फिर से आ जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल, जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, इसके जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के जरिए होता है। संसद का हर सदस्य केवल एक वोट ही डालेगा। मैं जैसे कि एक सांसद हूँ तो मैं एक बार ही वोट डालूंगा। मतदाता को अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। मुझे कौन सा पसंद है? ठीक, मुझे जगदीप धनखड़ पसंद है या फिर कांग्रेस का लीडर पसंद है। वोटिंग के दौरान बैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों की लिस्ट में अपनी पहली पसंद को 1 नंबर दो, सेकंड को 2 नंबर दो और इसी क्रम में आगे की प्राथमिकता देना पड़ेगा उसको। राज्यसभा चुने हुए सदस्य 233, मनोनीत 12 हैं और वहीं लोकसभा के चुने हुए सदस्य 543 और मनोनीत सदस्य 2 हैं। दोनों सदनों के सब मिलाकर के वोट डालने वाले लोग कितने हो गए? 790 लोग वोटिंग करेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं काउंटिंग कैसे होती है। काउंटिंग में सबसे पहले देखते हैं कि सभी चुनाव लड़ने वालों को पहली प्राथमिकता देने वाले कितने वोट मिले। ठीक है, कितने लोगों ने किसको नंबर 1 चुना है। सबसे पहले नंबर 1 की काउंटिंग की जाती है। उम्मीदवारों को मिले पहली प्राथमिकता वाले वोटों को जोड़ दो, इसके बाद कुल संख्या को 2 से भाग दे दो और भागफल में 1 जोड़ दो। इसके बाद जो संख्या मिली है उसे वो कोटा मानते हैं जो किसी उम्मीदवार को काउंटिंग में बने रहने के लिए आवश्यक है। अगर कोई उम्मीदवार पहली काउंटिंग में जीत के लिए जरूरी कोटे के बराबर या उससे अधिक वोट हासिल कर लिया तो उस उम्मीदवार को जीता मान लिया जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, फिर सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को चुनाव की रेस से बाहर कर देते हैं। लेकिन उसे पहली प्राथमिकता देने वाले वोटों में ये देखा जाता है कि वोटिंग में दूसरी प्राथमिकता किसको दी गई है। इसके बाद दूसरी प्राथमिकता वाले इन वोटों को दूसरे उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन वोटों के ट्रांसफर करने के बाद अगर किसी उम्मीदवार के वोट कोटे वाली संख्या के बराबर या उससे अधिक हो जाते हैं तो उम्मीदवार को विजयी बना दिया जाता है कि आप चुनाव जीत चुके हैं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक किसी एक उम्मीदवार को कोटे के बराबर वोट हासिल नहीं हो जाता। यदि विवाद हो गया है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रकार का संदेह है तो आर्टिकल 71 कहता है ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ही रिजल्ट देगा क्या सही है क्या गलत है। पीआईबी की अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं गुजरात से। बताया जा रहा है गुजरात में जल्दी ही ग्रामीण अभियंता कार्यक्रम चालू किया जाएगा। श्री राजीव चंद्रशेखर ने गुजरात के सांसद और मंत्रियों के साथ बैठक करी है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं
श्री राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने गुजरात के संसद सदस्यों और मंत्रियों के साथ उनके स्थानीय क्षेत्रों लोकल एरिया में आदिवासी युवाओं को टारगेट करने के लिए, ठीक है, कि कम से कम ये आदिवासी लोगों को हम स्किल सिखा सकें, उनका स्किल डेवलपमेंट कर सकें, ताकि उनका जो पलायन है वो गांव से शहर की तरफ जाते हैं कमाने के लिए, उसको हम रोक सकें। अब जो लोकल लेवल पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर सरकार ने जोर दिया है। उनका कहना है इस प्रोग्राम के अंतर्गत आदिवासी युवाओं को कई तरह की स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आर्थिक गतिविधि में भाग ले सकें। मतलब कि कुछ वो उनको रोजगार मिल सके, कुछ चीज़ें वो बनाएं, उनको बेचें और आर्थिक गतिविधि में वो शामिल हों। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए समन्वय बनाते हुए काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में जब ये बैठक हुई थी तो इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी जिसको कहा जाता है, ड्रोन का निर्माण, जैविक खाद कैसे निर्माण करना है, आम का प्रसंस्करण कैसे करना है, कपड़ा का निर्माण कैसे होता है, इन सभी क्षेत्रों में जो अवसर मौजूद है आदिवासी बच्चों के लिए, उस पर चर्चा की गई है। बैठक में महिलाओं को विशेष रूप से हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में मजबूत बनाने, ठीक है, उनकी रोजी रोटी की संभावनाओं को बढ़ाने, इसके अलावा लोकल जो संसाधन मौजूद हैं, उनके पास जो भी चीज़ आसपास के एरिया में मौजूद है, उनको संसाधन कह रहे हैं, तो उनका वो यूज़ करें। इसके साथ साथ में उद्यमशीलता, न केवल वो नौकरी की तलाश करें बल्कि वो खुद का रोजगार करें, ठीक है। उद्यमशीलता के लिए स्किल डेवलपमेंट करने के सुझावों पर विचार विमर्श किया गया था। इसके बाद हम सीधे चलते हैं द हिंदू की तरफ, और द हिंदू की पहली खबर देखेंगे साइंस से संबंधित, ठीक है। रॉक अगामा इसका अध्ययन किया गया है और ये बताता है कि हमें अर्बनाइजेशन, कंजर्वेशन पर थोड़ी सी दृष्टिपात करना पड़ेगा, ठीक है। ये रॉक अगामा, जिसको गांव में, हमारे गांव में गिरधोना बोलते हैं, लिजर्ड की एक प्रजाति इसको माना जाता है। इसी के बारे में ये साइंस का आर्टिकल छपा है, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। रॉक अगामा का अध्ययन किया गया है, जिससे हमारा ध्यान जाता है कहाँ पर, अर्बनाइजेशन और कंजर्वेशन की तरफ में। इसकी जो प्रेजेंस है, इसकी जो उपस्थिति है, वो क्या इंडिकेट कर रही है, वो बता रही है कि ये जिस एरिया में है वो एरिया गर्म एरिया है, और इसके साथ साथ में ये वैसी जगह में रहता है, वैसी जगह पर जाता है जहाँ पर इंसेक्ट हो, जहाँ पर इसको खाना पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो दो चीज़ की उपस्थिति ये बता रहा है, इसीलिए इसका संरक्षण भी हमें करना जरूरी है। हम केवल बड़ी बड़े जीवों के संरक्षण में ध्यान देते हैं, जैसे कि टाइगर के संरक्षण के लिए। इसके अलावा नेशनल पार्क में कई सारे जो जीव जंतु हैं उनके कंजर्वेशन पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो छोटी छोटी स्पीसीज होती हैं, इन पर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। द पेनिसुलर रॉक अगामा इसका नाम रखा गया है, और वैज्ञानिक नाम यहाँ पर रखा गया है सेमाफोस्फिलस ड्रोरसेलिसस। ये एक प्रकार का गार्डन लिजर्ड है, उसी का एक प्रकार माना जाता है। इसमें स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहती है साउदर्न इंडिया में, ठीक है। ज़्यादातर जो साउथ वाले राज्य हैं वहाँ पर इसकी उपस्थिति देखी गई है। ये भी कई सारी समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे कि हैबिटाट लॉस। इसका जो प्राकृतिक आवास स्थल है वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। वहाँ पर लोग अपने घर बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, इसी के चलते चलते इनका हैबिटाट लॉस हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि अर्बनाइजेशन, इसने इफेक्ट किया है प्रेजेंस ऑफ द एनिमल इन अर्बन सेंटर्स। इसी के चलते चलते इनकी जो प्रेजेंस है अर्बन सेंटर्स में वो प्रभावित हुई है। एक स्टडी कैरी आउट की गई थी जिसमें रिसर्चर लोग शामिल थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कैरेक्टराइज कर रहे हैं अर्बनाइजेशन इन द रीजन, ठीक है। यदि ऐसा हो रहा है कि इनकी संख्या में गिरावट आ रही है, ये लोग यहाँ से गायब होते जा रहे हैं, तो उसका एक मेन रीज़न ये है कि अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। सेकेंड नंबर की बात ये है, आल्सो टू अंडरस्टैंड वेयर द रॉक अगामा रिसाइड। हमें समझना ये भी है कि वो कौन सी जगह में रहता है। इन एंड अराउंड बंगलुरु स्पेसिफिकली, हम पार्टिकुलर बात कर रहे हैं कि ये बंगलुरु के आजू बाजू में साइड में हमको देखने को मिल रहा है। स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया फ्रंटियर्स इन कंजर्वेशन साइंस में, जो कि एग्जामिन करती है, जिसने जांच करी है कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं इसकी उपस्थिति पर, कि ये यहाँ रहेगा या यहाँ पर से गायब हो जाएगा।
इस स्टडी में ये भी पता चला है कि ये कहाँ पर रहता है, ज़्यादातर पथरीले एरिया में ये पाया जाता है और जो गर्म स्थान रहते हैं वहाँ पर इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। इस प्रकार से आप ये कह सकते हो, अनुमान ऐसा है, कंजर्वेशन इफोर्ट्स मस्ट पॉइंट आउट टू आर रिटेनिंग रॉकी पैचेस। इसका मतलब ये है कि जो रॉकी वाला एरिया है, जो चट्टाने वाले एरिया है, उनका भी हमें कंजर्वेशन करना ज़रूरी है ताकि इनका जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट ना हो। इसमें हमें ध्यान देना है प्लांटेशन का। आगे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये गर्म आवास की ओर जाता है। द लिजर्ड इज़ ए लार्ज एनिमल। अब ये जो लिजार्ड होती है छिपकली की एक प्रजाति है, काफ़ी बड़ा एनिमल माना जाता है, ठीक है, जहाँ पर आप देखोगे ऑरेंज एंड ब्लैक स्पॉट को। अब ये अपनी बॉडी को खुद से हीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको ज़रूरत पड़ती है गर्म जगह की, ठीक है। ये एक्सटर्नल सोर्सेस के लिए सर्चिंग करते रहते हैं इधर से उधर, जैसे कि गर्म पत्थर पर चढ़ गए, वहीं पर रहने लगे, जहाँ पर तेज़ धूप पड़ रही है या फिर धूप बढ़िया पड़ती है उस एरिया में ये चढ़ जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं हमारे इकोलॉजी में अलग अलग एस्पेक्ट्स से, जैसे कि ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो सिटी है ना पार्टिकुलर गर्म है, क्योंकि ये उसी जगह में रहते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, गर्म एरिया में। तो यदि ये पार्टिकुलर इस जगह में इनकी उपस्थिति है, इसका मतलब ये है शहर का ये जो हिस्सा है वो गर्म, टेम्परेचर भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में इनकी उपस्थिति से हमें ये भी पता चलता है हाउ द फूड वेब इज़ चेंजिंग, और किस प्रकार से फूड का जो जाल है, सर्किल है, वो चेंज हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। मारिया ठाकुर हैं सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस IISc बेंगलुरु की, ठीक है, जो कि इस पेपर की ऑथर है। उनका कहना है, अब चूंकि ये जो लिजार्ड है ये छिपकली को खाती है, ठीक है, आर इन टर्न ईटन बाई रैप्टर्स, स्नैक्स एंड डॉग्स, लेकिन फिर इसको कौन खाएगा? स्नैक्स हो सकते हैं, डॉग्स हो सकते हैं। दे कैन नॉट लाइव इन प्लेसेस वेयर देयर आर नो इंसेक्ट, और वो ऐसी जगह में नहीं जाएंगे जहाँ पर इनके लिए भोजन ही ना मिले। तो जब इनको भोजन नहीं मिलेगा तो फिर इसके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं रैप्टर, स्नैक, डॉग, ये लोगों को भी भोजन नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम कह रहे हैं ना, जो फूड का वेब है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको ये बताता है, खाने पीने का जो जाल बिछा हुआ है। अब जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट माने जाते हैं हमारे हेल्दी इकोसिस्टम के। ये प्रोवाइड करते हैं कई सारी सर्विसेज, जैसे कि पोलिनेशन, इसी के कारण से पौधों में जन्म होता है, पौधे नए पौधों को जन्म दे पाते हैं, जिसको हम परागण कहते हैं। सो वाइल रॉक अगामास आर इंटरेस्टिंग इन देमसेल्व्स, और जो जो अगामास है, रॉक अगामास है, उनके ऊपर इंटरेस्टिंग रहते हैं उनको, क्योंकि इनसे भोजन मिलता है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जिसमें समझने की कोशिश करेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा है। कोई वायरस कैसा है, उसकी शेप कैसी है, इसकी जानकारी हमको जीनोम से मिलती है, ठीक है। अब इसी वायरस का जो बहुत बड़ा ग्रुप है उसको हम जीनोम कहते हैं। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे ही हमें कोरोना के नए नए वेरिएंट के बारे में पता चला था। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। सरल भाषा में कहें तो जीनोम सीक्वेंसिंग से एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा है, कोई वायरस कैसा है, किस तरह दिखता है, इसकी जानकारी हमको जीनोम से मिलती है। इसी वायरस के विशाल ग्रुप को हम जीनोम कहते हैं। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे ही हमें नए नए स्ट्रेन के बारे में पता चला। मानव कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक पदार्थ है। हमारी जो ह्यूमन सेल्स है उसके भीतर में जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम DNA और RNA कहते हैं। इन सभी पदार्थों के ग्रुप को जीनोम कहते हैं। DNA प्लस RNA को हम कहेंगे जीनोम। वहीं स्ट्रेन को वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिक वेरिएंट कहते हैं। कोरोना का ये वेरिएंट, फिर इससे ये बन गया, फिर तीसरा आ गया। सरल भाषा में इसे अलग अलग वेरिएंट भी कह सकते हैं। इनकी क्षमता अलग अलग रहती है, इनका शेप और इनके स्वभाव में भी परिवर्तन पूरी तरह से होते रहता है। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा कहाँ कर है? तो गुजरात के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में एक बड़ी सफलता हासिल करी थी। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा बहुत कम है। देश में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए क्या है? नई दिल्ली। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी नई दिल्ली,
हैदराबाद में भी एक CSIR आर्कियोलॉजी फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। इसके अलावा DBT इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर, DBT इनस्टेम NCBS बंगलुरु में है, DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स कल्याणी पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा पुणे जैसे शहरों में इसकी सुविधाएं मौजूद हैं। मंकी पॉक्स को लेकर के वैज्ञानिक लोगों का ऐसा कहना है, हमें जीनोमिक सर्विलांस को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, ये सबसे पहली अनिवार्यता होना चाहिए। एक रिसेंट स्टडी आई है जिसमें ये पता चलता है रेट ऑफ जेनेटिक चेंजेस, मंकी पॉक्स में जो जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं उसका जो रेट है, उसकी जो दर है वो हायर है देन एक्सपेक्टेड। हम जितना सोचे थे कि जल्दी जल्दी ये चेंज हो पाएगा इसके किसमें, जेनेटिक्स में, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी से ये जेनेटिक्स इसमें चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। जीनोमिक सर्विलांस के माध्यम से आप कहीं भी जो आउटब्रेक हो रहा है वायरस का, उसका आप पता लगा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं स्प्रेड ऑफ द पैथोजेंस, जो रोगाणु हैं उनकी आप ट्रैकिंग कर सकते हो। ये हेल्प करता है पब्लिक हेल्थ डिसीजन मेकिंग में। इसके साथ साथ में एपिडेमियोलॉजी में भी जीनोमिक सर्विलांस हमारी सहायता करता है। मंकी पॉक्स एक DNA वायरस है। द मंकी पॉक्स वायरस लाइक अदर पॉक्सी वायरस वाज बिलीव टू हैव ए स्मॉल रेट ऑफ एक्यूमुलेटिंग जेनेटिक चेंजेस। हम तो ये मान के चल रहे थे कि जेनेटिक चेंजेस हमें उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक रिसेंट स्टडी आई है जिसमें ये बात पता चला है कि जो रेट ऑफ जेनेटिक चेंजेस है वायरस में वो हायर है, एवरेज ऑफ अराउंड 50 जेनेटिक चेंजेस, लगभग एवरेज देखोगे तो 50 जेनेटिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब यदि हम देखेंगे कि इसका इन्फेक्शन हो रहा है कहाँ पर, एनिमल में, जो कि रिजर्वायर माने जाते हैं, इससे ये भी पता चलता है कि जो ट्रांसमिशन है वो कंटिन्यू ही रहेगा एंड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन बिफोर द वायरस जम्प्स टू ह्यूमन। अब इसका जो ट्रांसमिशन कंटिन्यू है, क्योंकि ये इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स हो गया है जानवर लोग, एनिमल से ये ह्यूमन में फैला है। अब दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि काफ़ी जल्दी जल्दी जब इसमें म्यूटेशन हो रहा है, अपने रूप को बदलते जा रहा है, तो अब जो एनिमल से ह्यूमन में फैलेगा वो बदला हुआ रूप ही रहेगा इसका। एक अध्ययन है जो कि ये सजेस्ट करता है कंटिन्यूड इवोल्यूशन ऑफ द वायरस। कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि वायरस एक जगह मिल रहा है, दूसरी जगह मिल रहा है, तीसरी जगह मिल रहा है। इसमें इंक्लूड है डिलीटेशन, suggesting newer ways in which the virus continue to evolve with sustained human to animal transmission। यहाँ आप अलग अलग वेरिएंट को देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। 95% से भी ज़्यादा रिसेंटली डिपोजिटेड जीनोम सीक्वेंस इस वायरस के बिलोंग कर रहे हैं B1 लाइनेज के, जो कि लिंक किया जा रहा है यूरोप से। यूरोप में जो फैलाव हो रहा है उसके 95% केस B1 टाइप के मंकी पॉक्स हैं। एक होता है A2 लाइनेज, इसमें 6 जीनोम सीक्वेंस है। इसमें इंक्लूड है केरला का, केरला में जो फैला है वो A2 टाइप का वायरस है। द A2 लाइनेज एमिट 2022 आउटब्रेक सजेस्ट ए प्रीवियसली अनडिटेक्टेड एंड क्रिप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस इन मल्टीपल कंट्रीज सिंस एटलीस्ट 2021। साइंस की अगली न्यूज़ आई है जो बताती है शेप्स के बारे में। शेप्स मतलब होता है किसी भी चीज़ का आकार या फिर उसकी आकृति, और उसकी आकृति को लेकर के आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, चाहे वो कैसा भी हो। यदि आप 3D शेप की बात कर लो और उसकी डिटरमाइनेशन की बात कर रहे हो कि इसका 3D शेप कैसा रहेगा, Almost any protein known to science will soon be as simple as typing in a Google search। किसी भी प्रोटीन का 3D शेप जानना आने वाले टाइम में बहुत ही आसान होने वाला है, जैसे कि आपको गूगल में मात्र सर्च बस करना रहता है। तो जो रिसर्चर लोग हैं उन्होंने यूज़ किया है एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI नेटवर्क को, जिसका नाम रखा गया है अल्फ़ाफोल्ड। इस AI टेक्निक का नाम हमें याद रखना है अल्फ़ाफोल्ड। इसका इन्होंने निर्माण किया है ताकि प्रिडिक्शन लगाया जा सके स्ट्रक्चर ऑफ द सम 200 मिलियन प्रोटीन्स। अलग अलग किस्म की जो 200 मिलियन प्रोटीन है उसकी 3D शेप कैसे बनेगी, फ्रॉम 1 मिलियन स्पीसीज कवरिंग नियरली एवरी नोन प्रोटीन ऑन द प्लानट। मतलब कि पृथ्वी पर मौजूद जितने भी प्रोटीन हैं उनकी 3D शेप अब संभव हो पाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोटीन आखिर होता क्या है। यहाँ पर हम प्योर साइंस की लैंग्वेज में इसको समझ रहे हैं। प्रोटीन का मतलब होता है अमीनो अम्ल का बहुलक। एमिनो एसिड का एक पॉलीमर होता है प्रोटीन, जो कि पेप्टाइड बंधों द्वारा एक श्रृंखला में जुड़ी रहती है। ठीक है, अब ये जो अमीनो अम्ल है इसका एक बहुलक है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक श्रृंखला में आपस में जुड़ी रहती है। इसी के चलते चलते हम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। अमीनो अम्लों की प्रकृति के हिसाब से हम प्रोटीन को दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है समबहुलक प्रोटीन, मतलब कि ऐसे प्रोटीन जो कि एक से एमिनो एसिड से बने हैं। एक होता है विषम बहुलक प्रोटीन, अलग अलग एमिनो एसिड आपस में जब मिलता है तो वहाँ बनता है विषम बहुलक प्रोटीन। उपलब्धता के आधार पर अमीनो एसिड को हम दो भाग में बांट सकते हैं, जैसे कि अनिवार्य और एक होता है अनिवार्य। ऐसे जो कि हमारे शरीर में बन रहे हैं, इन्हें बाहर से ग्रहण करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और कुछ ऐसा भी होता है जो कि हमारे शरीर में इनका निर्माण नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, बाहर से इनको प्राप्त करते हैं हमारा शरीर। जैसे कि आप कुछ खाना के माध्यम से आप इस एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन के काम क्या है, हमारा शरीर बढ़ते रहता, शरीर का विकास होता है प्रोटीन के चलते चलते। प्रोटीन पोषक पदार्थों को कोशिका झिल्ली से अभिगमन करने में सहायता करता है। जो कोशिका झिल्ली है ना, इधर से उधर यदि भोज्य पदार्थ जाना चाहता है तो उसके लिए प्रोटीन रहेगा। कुछ प्रोटीन संक्रामक जीवों को भी खत्म कर देते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं जो कि उपापचय में सहायक होते हैं। हमारे शरीर में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो प्रोटीन के बने रहते हैं, जिससे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अब कुछ वार्निंग है और इस वार्निंग से हमें तैयार रहना, कुछ सीखने की ज़रूरत है। साइंस में ऐसा बताया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, भारत में फ्लड आ रही है, ये एक रिस्क है। फ्लड को मैनेज करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कौन कौन सी स्ट्रेटजी तैयार करी गई हैं, उनको हम कहेंगे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। चाहे वो फ्लड हो, चाहे वो सूखा हो, आज तक आप देखोगे ना, इनके इफ़ेक्ट में किसी प्रकार की हमें कमी दिखाई नहीं दे रही है। आज मेरे गांव में सूखा पड़ रहा था तो वो सूखा आज भी पड़ेगा, पिछले साल पड़ा था, उसके पिछले साल भी पड़ा था। यदि बाढ़ आ रही थी छत्तीसगढ़ बाउंड्री वाले स्टेट में, वो वहाँ हर साल आते ही रहेगी। इसका मतलब ये हो गया, भारत सरकार जो प्रयास कर रही है वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो नेचर एक पत्रिका है जहाँ पर इस बात को प्रकाशित किया गया है। फ्लड और जो ड्रॉट्स आ रहे हैं, भारत की सरकार या फिर अन्य देशों की सरकार उसके प्रभाव को कम नहीं कर पा रही है। रिसर्चर लोगों ने ये एनालाइज किया है, इसमें डाटा सेट इस्तेमाल करे थे 45 पेयर्स का। किसका? फ्लड का या फिर ड्रॉट्स के इवेंट्स का, जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं सेम एरिया में डिफरेंट टाइम पॉइंट्स में। ठीक है, आज यहाँ आ गया, कल वहाँ आ गया, अलग अलग टाइम पीरियड में आते जा रहे। जैसे कि आज आया था इस बार, अगले साल फिर आ जाएगा अलग पीरियड में। इस प्रकार की रिपीटिंग हम देख रहे हैं। दे फाउंड द डिफ़िकल्टी ऑफ मैनेजिंग सच एक्सट्रीम इवेंट्स, और उन्होंने कुल मिलाकर के ये कह दिया है कि इनसे निपटने में लोग बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोगों ने कुछ चिंता जाहिर की है मशीन लर्निंग के यूज़ को लेकर के, जिसका प्रयोग किया जाता है बेसिस ऑफ डाटा पैटर्न्स का। डाटा पैटर्न्स का अध्ययन करने के लिए हम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। एट द टाइम्स मेथोडोलॉजीज पिटफॉल कुड लीड टू वाइडली ओवर ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन। मशीन लर्निंग के प्रयोग करके आप इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो, आशावादी हो जाते हो, पूरा ही पूरा भरोसा करने लग जाते हो, तो ये ठीक नहीं है। दूसरा खतरा होता है डाटा लीकेज का। जब इंफॉर्मेशन कहाँ की, डाटा सेट की, ए मॉडल लर्न्स ऑन इंक्लूड्स डाटा दैट इट इज़ लेटर इवैल्यूएटेड ऑन, और हो सकता है कि आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं मशीन लर्निंग की सहायता से, उसका मिसयूज़ भी हो सके। एक न्यूज़ आई है साइंस के अंतर्गत ही, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेश यादव ने भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम वेबसाइट का उद्घाटन किया है। इस पोर्टल को आज़ादी का अमृत महोत्सव और डिजिटल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत भारत की जो प्लांट्स हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण मंत्रालय के अंडर में काम करता है।
इसी वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देखेंगे। न्यूज़ ऑन एआईआर की वेबसाइट पर इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी गई है। 1 जुलाई को यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने उद्घाटन किया था कंट्री के लार्जेस्ट ऑनलाइन हर्बेरियम डाटाबेस का। नाम रखा गया है उस वेबसाइट का इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। वेब पोर्टल है। पोर्टल की वेबसाइट है https://ivh.bsi.government.in। इसका डेवलपमेंट किया गया है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये अंडर काम करता है किसके फ्रेमवर्क के? आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड डिजिटल इंडिया के अंतर्गत में। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम वाज जस्ट लॉन्च्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। इट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी कैन यूज द डिजिटल वर्ल्ड टू कनेक्ट विद आवर रूट्स। आगे बताया जा रहा है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम प्रिजर्व प्लांट्स या फिर प्लांट्स पार्ट की डिजिटल इमेज का एक संग्रह है। एक प्रकार से आप इसको किताब कह सकते हैं, जो कि वेबसाइट पर फ्री अवेलेबल है। इस पर अभी लाख से अधिक स्पेसिमेंस और उनसे जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी दी गई है। वर्चुअल हर्बेरियम में भारत की बोटानिकल डाइवर्सिटी की समृद्ध तस्वीर दिखाई गई है। ये भारतीय वनस्पतियों पर रिसर्च के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज बनने वाला है। स्टूडेंट इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके जानकारी जुटा सकते हैं कि भारत में कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, उनके कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इत्यादि। न्यूज़ में चलते न्यूज़ की तरफ देख लेते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम ये सबसे बड़ा डाटाबेस माना जाता है कंट्री के फ्लोरा का। भारत में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनका किस प्रकार से ग्लोबली हिट हुआ है इसको बताया जा रहा है। इस वेबसाइट में लगभग 1 लाख इमेज डाली गई है। ठीक है, इसके अलावा रिकॉर्डेड 2 लाख हिट्स फ्रॉम 55 कंट्रीज सिंस इट्स 1 जुलाई लॉन्च। साइट टू होस्ट ऑल ऑफ इंडियाज हर्बेरिया बाई 2024। जितनी भी हर्बेरिया हैं उनको लॉन्च कर देगा 2024 तक। इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है कि हमारा जो डिजिटाइजेशन का काम था स्पेसिमेंस का, ये हमने चालू कर दिए थे 2019 में। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो नमूने हैं हम उनको डिजिटल करना चालू कर दिए थे 2019 में ही। ज़्यादातर जो डिजिटाइजेशन का काम था ना वो किया गया था बीएसआई के द्वारा। लगभग 52% ऑफ आवर टाइप स्पेसिमेन आर फ्रॉम फॉरेन नेशन। 50% ऐसे हैं जो कि बाहर के हैं हमारे यहाँ पर। कलेक्टेड फ्रॉम 82 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा। अंग्रेज़ों के टाइम के दौरान बहुत सारे विदेशी पौधे हमारे यहाँ पर लाए गए थे। ठीक है, तो उनका उसमें यही बताया जाता है 82 कंट्री ऐसी हैं जहाँ से 50% पौधे हमारे देश में लाए गए थे। एक न्यूज़ देखने वाले हैं हम जैक फ्रूट फेस्टिवल से संबंधित। इस फेस्टिवल में कई प्रदेशों और विदेश से लाए गए कटहलों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। चंबल के बीहड़ में पैदा हुए सबसे बड़े साइज के कटहल देखने के बाद पर्यटकों ने दांतों तले उंगली दबाई थी। इसके साथ साथ में कुछ थाईलैंड के रंगीन कटहल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि ब्रिटिश काल में चंबल में बड़े पैमाने पर कटहल की खेती की जाती थी। तो हम जो न्यूज़ देख रहे हैं जैक फ्रूट फेस्टिवल की मैसूरू से रिलेटेड है। ये देखिए, न केवल यहाँ पर फल दिख रहे हैं बल्कि हमको पौधे भी देखने को मिल रहे हैं। निरंतर बारिश हो रही है। इसके अलावा वेदर भी गर्मी वाला रहा है, तीखा वेदर रहा। वर नो डिटेरेंट टू पीपल ऑफ मैसूरू हु मेड ए बी लाइन फॉर द जैक फ्रूट फेस्टिवल ऑन सैटरडे। इसका मतलब ये है कि जैक फ्रूट फेस्टिवल चाहे पानी गिरे चाहे धूप रहे, वो ठीक ठाक यहाँ पर आयोजन इसका किया गया है। 2 दिन का ये फेस्टिवल है। यहाँ पर कई प्रकार की वैरायटी हमको देखने को मिलता है, जैसे कि रुद्राक्षी हलासू, सिद्धू कैंपू, बायरा चंद्रा, सर्वा ऋतु, इसके अलावा शंकरा, वरदाश्री, तबुगिरी हलासू, थाई रेड, वियतनामी सुपर अर्ली, गुलमीस जैक, ऐसे बहुत सारे नाम यहाँ पर बताए जाते हैं। फ्रंट पेज पर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जानकारी दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं जगदीप धनखड़। जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ के द्वारा कलकत्ता में काम किया गया है, ठीक है, अब चूंकि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, तो जिस हिसाब से उनको भेजा गया था उस हिसाब से उन्होंने काम किया भी है। दोनों के बीच में ज़्यादातर टकराव के केसेस हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, वहाँ की मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल के बीच में। नॉर्मली राज्यपाल का काम है कि वो जो
मंत्रिपरिषद है उसकी एड एंड एडवाइस से काम करेगा, लेकिन उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वो उनके काम में इंटरफेरेंस कर रही थी। मतलब जगदीप धनखड़ ज़्यादातर उनकी योजनाओं की आलोचना करना, ये ऐसा हो रहा है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ताकि वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं उनकी इमेज को थोड़ा सा डाउन किया जा सके, ऐसे आरोप लगाए जाते थे जगदीप धनखड़ के ऊपर। जब उन्होंने काम अच्छा किया है तो उसका इनाम भी उनको मिल गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में। दूसरी बात यह है, बीजेपी ऐसा मानती है किसान काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है, किसान आंदोलन, ठीक है, आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि किसान खुश नहीं थे केंद्र सरकार के 3 जो नियम कानून आए थे उनका, किसान नाराज चल रहे हैं। अब किसानों के लीडर के रूप में बीजेपी इनको बता रही है, किसान पुत्र इनको बोल रही है, तो कितनी ये किसानों की बात को लेकर के सरकार तक जाते हैं, कितनी किसानों की बात को ये मनवा पाते हैं, ये तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा। लेकिन